नमस्कार दोस्तों, आपका ओनली पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू पेपर में आए एक आर्टिकल के बारे में, जिसमें कि डिस्कस किया गया है कि बेंगलोर में जो वाटर क्राइसिस हो रही है उसके पीछे कारण क्या है। और आप देख सकते हैं कि ओवरऑल इस आर्टिकल के तहत आप शहरी क्षेत्रों में जल निकायों के एक तो जो पानी की कमी हो रही है उसमें, और उससे रिलेटेड जो समस्याएँ हो रही हैं पूरे देश भर के शहरी निकायों के संबंध में आप इसको देख सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेपर 1 के अंतर्गत शहरीकरण और उससे रिलेटेड समस्याएं हैं, ये टॉपिक है। इस कीवर्ड से आप समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे इस आर्टिकल के बारे में कि इसमें क्या दिया गया है और इसके द्वारा हम किन किन प्रश्नों पर एक अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, या फिर इसके द्वारा किन किन प्रश्नों को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। ये है पूरा आर्टिकल, ठीक है। इज द अर्बन वाटर सिस्टम ब्रेकिंग, इसमें से डिस्कस किया गया है। इसमें 2 एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है, एक है टी वी रामचंद्र और दूसरे हैं एस विश्वनाथ। तो इसमें जो ओवरऑल बात निकल के सामने आ रही है उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले बताया गया कि पिछले साल जो है सूखा पड़ा था बेंगलुरु में, और उसके कारण इस साल जो है बेंगलुरु में सूखे जल संकट की स्थिति बनी हुई है, और इसी पर आधारित ये आर्टिकल है। सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा ये बताया गया है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के जलाशय अपनी क्षमता का 25% ही भरे हैं इस साल, ठीक है। चर्चा की गई है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय शहरों में किस तरह से खराब हो रहा है, या फिर क्या क्या इसमें समस्या है। तो टी वी रामचंद्र जी इसमें अपनी राय देते हैं और बताते हैं कि जल कुप्रबंधन यानी कि वाटर मिसमैनेजमेंट सबसे बड़ी समस्या है भारतीय शहरों में। एग्जाम्पल के तौर पर जब बेंगलोर की बात की गई है तो बताया गया कि सन 1800 में 1452 इंटरकनेक्टेड वाटर बॉडीज थी बेंगलोर में, ठीक है। और 80% ग्रीन कवर था, यानी कि फॉरेस्ट एरिया या प्लांटेशन एरिया जो बेंगलुरु में था वो करीब 80% था, ठीक है। 1800 में, ठीक है। अब वो घट के ग्रीन कवर जो है मात्र 3% रह गया, ठीक है। और पिछले 5 दशक में जो वाटर बॉडीज़ थी वो घट के मतलब 79% अराउंड उसमें कमी हुई, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि 86% जो सरफेस है वो कंक्रीट का है। तो कंक्रीटाइजेशन हो गया है पूरे शहर का, और इससे क्या हुआ है कि वाटर बॉडीज़ तो खत्म हो गई हैं ज़्यादातर, और उनके बीच में जो एक इंटरकनेक्शन था वो भी खत्म हो गया, ठीक है। सपोज 2 वाटर बॉडी हैं, या यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, और इनके बीच में एक नाला है, ठीक है, जो इनको जोड़ता है। तो क्या होता था कि जब बारिश होती थी, ज़्यादा बारिश होती थी, तो इसका पानी इसके थ्रू इस नाले में आ जाता था, इस झील या जलाशय में आ जाता था, ठीक है। इससे जुड़े हुए दूसरे अगर वाटर बॉडीज है तो वहाँ पे ये पानी हो जाता था, तो जल भराव की स्थिति नहीं होती थी, और हर क्षेत्र में शहर के पानी की उपलब्धता होती थी, ठीक है। आगे बताया गया कि 40% जलापूर्ति भूमिगत जल स्रोतों से होती है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो भी कम हो रहा है दिन प्रतिदिन, ठीक है। और बताया गया है कि 55 से 60% इस शहर में जो जल की सप्लाई, वाटर की सप्लाई होती है वो कावेरी नदी से होती है। और आगे बताया गया कि कावेरी नदी का जो फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, जो इसके आसपास के जो वन थे उसमें 45% की गिरावट हुई है 4 दशकों, यानी कि 4 दशकों में 45% की गिरावट हुई है कावेरी के फॉरेस्ट कवर में, ठीक है, कावेरी बेसिन के, ठीक है। यहाँ पे जलापूर्ति जो हो रही थी भूमिगत जल स्रोतों से, एक तो पहले हमने बताया था कि ज़्यादातर 40% मतलब जलापूर्ति भूमिगत जल स्रोतों से। अब क्या समस्या आ रही है कि ये जो है वर्तमान में रिचार्ज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले बताया कि 86% ज़मीन है कंक्रीट, ठीक है। कंक्रीट का जब पूरा शहर है तो उसमें वाटर रिचार्ज होना तो जाहिर सी बात है, बहुत ही कम उम्मीद है उसकी। वर्तमान में कावेरी कैचमेंट केवल 18% इस पर कवर बचा हुआ है, ठीक है, तथा 75% क्षेत्र पर कृषि की जाती है, ठीक है। तो एक्सटेंसिव एक तो फार्मिंग हो रही है, उससे क्या हो रहा है कि जो कैचमेंट एरिया में फॉरेस्ट थे वो उनमें भी डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि जो आसपास के जल स्रोत होते थे जो इंटरकनेक्टेड होते थे कावेरी से, ठीक है, उनमें भी पानी की समस्या है। तो ओवरऑल इस तरह से सूखे की स्थिति बनी हुई है और बन जा रही है। इसमें एक चीज़ और बताई गई कि इन सब के अलावा जलवायु परिवर्तन, ठीक है, वन ऑफ द मेजर रीज़न है इस जल समस्या का। क्योंकि कभी किसी साल एल नीनो का प्रभाव होता है तो बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी ला नीना का प्रभाव होता है तो बारिश, सॉरी, एल नीनो के प्रभाव में बारिश बहुत कम हो जाती है, कभी ला नीना का प्रभाव रहता है तो बारिश बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है। आप इसको मानसून की अनियमितता से जोड़ के देख सकते हैं, बारिश का कभी ज़्यादा होना कभी कम होना, ठीक है। वैसे भी बेंगलोर वृष्टि छाया प्रदेश के आसपास आता है, तो यहाँ पे बारिश की समस्या बड़ी, बारिश ज़्यादातर अनियमित नहीं होती है, ज़्यादा बारिश होने की संभावना कम ही होती है। जाहिर सी बात है कि कावेरी का जो जल स्रोत है उससे जो जल प्राप्त होगा उसी से यहाँ पे, ठीक है, जल की आपूर्ति होती है। जल प्रबंधन के बारे में बात की गई है कि जल के सभी स्रोतों को समझना होगा। इस आर्टिकल में बताया गया है कि वर्षा जल एक तो है मतलब आपका सोर्स है वाटर का, दूसरा है ग्राउंड वाटर भूमिगत जल, सरफेस वाटर, ठीक है। सरफेस वाटर में क्या आता है, झील आती हैं, नदी सरताएँ आती हैं,
ठीक है। झीलें, टैंक, नदी, धाराएँ तथा अपशिष्ट जल जो हमारे जिसको हम कहते हैं कि अस्वच्छ जल, जो कि यूज्ड वाटर होता है, उसका भी कैसे मैनेजमेंट करना है इस आर्टिकल में बताया गया है। और यूज्ड वाटर को ट्रीट करके आप बहुत सारे अतिरिक्त जल की जो ज़रूरत होती है उसको आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तो इस आर्टिकल में बताया गया कि इन जल जो स्रोत हैं इनका प्रबंधन जब तक सही से नहीं होगा तब तक शहरों में जल की समस्या बनी रहेगी। इसके लिए क्या करना होगा कि इनके लिए स्पेसिफिक वाटर मैनेजमेंट के लिए इंस्टीट्यूट बनाया जाए और उनमें विशेषज्ञों की नियुक्ति हो जो कि इन पर्टिकुलर वाटर सोर्सेज के बारे में अच्छा ज्ञान रखते हो, इनको कैसे मैनेज करना है, इनमें किस तरह से जल की आपूर्ति बनाए रखनी है और किस तरह से उसको लोगों तक पहुंचाना है सस्टेनेबल वे में। आर्टिकल में आगे बताया गया कि जल प्रबंधन आज केवल जल संग्रहण पर रह गया है, यानी कि हम जल के संग्रहण को एक तरह से साइलोस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अनाज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं साइलोस, उसी तरह जगह जगह हमने टैंक्स बना दिए हैं, रिजर्वायर बना दिए हैं ताकि जल की आपूर्ति हो, लेकिन उनसे रिलेटेड जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके पुनर्नवीनीकरण या पुनर्जीवन के लिए हम ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे। ठीक है। तो हम सिर्फ वाटर सक करते हैं वाटर बॉडी से और उनका ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करते हैं, लेकिन उनके रिचार्ज के लिए काम नहीं करते। ठीक है। आगे बताया गया है कि बेंगलोर में 70% जो जल की आवश्यकता है, अगर सही से मैनेज किया जाए तो इसको हम रेन वाटर से ही हार्वेस्ट कर सकते हैं। रेन वाटर को हार्वेस्ट करके इनको हम जल की जो समस्या है 70% जो है उसकी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं केवल वर्षा के जल से ही। इसके लिए क्या किया जा सकता है, रूफटॉप हार्वेस्टिंग की जा सकती है। ठीक है। वाटर रिचार्ज किया जा सकता है रूफटॉप हार्वेस्टिंग से, ये तो आपने पहले भी पढ़ा ही होगा। बाकी हाँ, और इसमें क्या किया जा सकता है कि जो भी झीलें हैं उनको उनकी रिकनेक्टिविटी को इंश्योर करके, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि बेंगलुरु में अगर 4 जगह झीलें हैं, ठीक है, एजम्पशन के तौर पर लेते हैं और इनको कनेक्ट कर देते हैं, तो एक तो शहरी बाढ़ की समस्या दूर हो जाएगी, दूसरा जो वाटर का अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ में स्कैरसिटी होती है उससे भी हमको निजात मिल सकती है। तो एक तो हो गया कि हमको रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए, और दूसरा इसमें क्या करना चाहिए कि हमको जो भी हमारे जल स्रोत हैं उनकी रिकनेक्टिविटी भी इंश्योर करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बताया गया कि बाढ़ की समस्या से मुक्ति होगी रिकनेक्टिविटी से। ठीक है। बेंगलुरु शहरी आबादी कहीं अलग बसाने के लिए प्रबंध किया जाना चाहिए या फिर शहरी जल संरचना को बेहतर बनाया जाना चाहिए। इसमें आगे आर्टिकल में बात की गई है, 2 प्रश्न पूछे गए हैं कि शहरी आबादी को कहीं अलग बसा दिया जाए, ये मानते हुए कि शहरों में आबादी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ठीक है। शहरों पर आबादी का बहुत ज़्यादा होने से वाटर मिसमैनेजमेंट हो रहा है या फिर वाटर की क्राइसिस हो रही है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि शहरी जल अवसंरचना को बेहतर क्या बनाने के बाद शहर की जो जल समस्या है वो सही हो जाएगी। इसमें 2 राय है। श्रीनिवासन जी ने बताया कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, संसाधनों का कुशल प्रबंधन और झीलों, नदी स्रोतों, वर्षा जल, अपशिष्ट जल आदि के कुशल प्रबंधन के द्वारा शहरी जल समस्या को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन वहीं पे दूसरे जो विशेषज्ञ हैं उनका क्या मानना है, उनका मानना है कि जब शहरों में इतना ज़्यादा कंक्रीटाइजेशन हो गया है तो फिर जल स्रोतों को फिर से रिजुवेनेट करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसके लिए वो बताते हैं कि जनसंख्या का विस्थापन शहरों से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आ रहेगा। माफ़ कीजिएगा। ठीक है। तो दूसरे विशेषज्ञ मानते हैं कि शहरों से जनसंख्या का विस्थापन ऐसे जगहों पे होना चाहिए जहाँ पे कि जल समस्या से निपटने के लिए उपाय किए जा रहे हों। ठीक है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया है, क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट या अप्रोच। ठीक है। यानी कि जो आपके शहर हैं, बड़ा शहर है, ठीक है, मान के चलिए बेंगलोर है, तो बेंगलोर से डिफरेंट आसपास जो एडजेसेंट उसके डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर वहाँ पे यहाँ की इंडस्ट्री को हम विस्थापित कर देते हैं, ठीक है, मान के चलिए कि आईटी का जो हब है उसके कुछ सेक्टर्स को हमने अलग अलग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में रिलोकेट कर दिया। इससे होगा क्या कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो यहाँ पे जाके काम करेगी। ठीक है। तो इन क्षेत्रों का भी विकास होगा और बेंगलुरु में जो आबादी से रिलेटेड वाटर क्राइसिस हो रही है उससे भी हमको निजात मिलेगा। ठीक है। इनका डेवलपमेंट प्लस बेंगलोर का बोझ भी कम होगा। या ये चीज़ आप अलग अलग शहरों पे भी लागू कर सकते हैं। ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं दिल्ली। ठीक है। दिल्ली के एडजेसेंट के कौन कौन शहर हैं, गाजियाबाद है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, नोएडा है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर रिलोकेट हो चुकी हैं। इससे होता क्या है कि जो ज़्यादा पॉपुलेशन की समस्या है बड़े शहरों से वो कम हो जाती है, तो जो रिसोर्सेज है उनमें भी बंटवारा कम हो जाता है। फिर उसका हम अच्छे से रिडिस्ट्रीब्यूशन करके
कम पॉपुलेशन के लिए अच्छी सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं। वो पानी हो सकता है, वो शिक्षा हो सकता है, वो स्वास्थ्य हो सकता है, ठीक है। तो जो भी डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज होंगे उनमें बंटवारा ज़्यादा नहीं होगा, तो कम जनसंख्या के लिए वो लाभदायक ही होंगे। तो ये भी एक अप्रोच अच्छा ही माना जा सकता है, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच इसको बोलेंगे आप, ठीक है। तो इसको आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बात की गई है कि नदी बेसिनों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो विशेषज्ञ उन्होंने सबसे बड़ी बात की है कि जो हमारी जो सरकारें हैं, चाहे भी जो प्राइवेट बॉडीज़ हैं जो कि इन सारे रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करते हैं, स्पेशली वाटर रिसोर्स का, वो जो विशेषज्ञों की जो एक के जो सुझाव थे उन पे वो काम नहीं कर रहे हैं। जैसे गाडगिल और कस्तूरी रंगन समिति ने पश्चिमी घाट के लिए, वहाँ के वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए काफ़ी सुझाव दिए थे जो कि बेहतर थे, काफ़ी बढ़िया थे, उनको लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन उसको लागू नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो रिवर बेसिन को पुनर्जीवित करने के लिए, वहाँ पे जल संभरण करने के लिए, या फिर आसपास के जो भी ग्रीन कवर है उसको पुनर्जीवित करने के लिए जो काम किया जाना चाहिए, उसमें अगर आप अच्छे से प्रयास नहीं करेंगे तो फिर वाटर क्राइसिस तो बना ही रहेगा, ठीक है। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि गाडगिल और कस्तूरी रंगन समिति की जो सिफारिश थी उसको मानना चाहिए। तो ये हमारे सुझाव में भी हो सकता है, ठीक है। और इस पर काम नहीं हो रहा है, इस आर्टिकल में ये बताया गया। बेंगलुरु जीवित है जब तक कावेरी का अस्तित्व है। इसमें सबसे बड़ी बात कही गई है कि अगर आप रिवर बेसिन को बचा नहीं पाएंगे, रिवर्स के कैचमेंट एरिया में अगर मान लीजिए अतिक्रमण हो रहा है, वन काटे जा रहे हैं, आसपास एक्सटेंसिव फार्मिंग हो रही है, तो उससे क्या होगा कि नदी जल की समस्या बढ़ेगी, और नदी में अगर जल कम रहेगा तो जो शहर उस पर निर्भर है वो शहर भी उससे हानि में ही रहेगा, ठीक है। तो बंगलुरु जीवित है जब तक कि कावेरी का अस्तित्व है, ये बहुत बड़ी बात है। ये आप विभिन्न शहरों के लिए देख सकते हैं, ठीक है। जैसे गंगा के किनारे बसे हुए कितने सारे शहर हैं। अगर गंगा नहीं तो वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, ठीक है, पटना आदि शहरों का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए जाहिर सी बात है कि हमको रिवर बेसिन को रिजुवेनेट करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ठीक है। ये भी इस आर्टिकल में बताया गया, इसलिए इस आर्टिकल को हमने आपके लिए प्रस्तुत किया ताकि आप इससे रिलेटेड जो भी डेटाज हों, जो इससे रिलेटेड एनालिसिस हो, उसको आप समझ सकें और अपने उत्तर में उसको जगह दे सकें, ठीक है। आगे बताया गया है कि ये जो समस्या है जल प्रबंधन की, उसे कम करने के लिए, उसे दूर करने के लिए हमको स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे, एक्सपर्ट्स की मदद लेनी होगी, ठीक है। साथ में जवाबदेही भी होना जरूरी है, ठीक है। जो भी आपकी अर्बन बॉडीज़ हैं उसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी अपनी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी होगी, ठीक है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि भ्रष्टाचार को दूर करना होगा। आप जानते हैं कि जो भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं वाटर मैनेजमेंट के या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो उसमें भ्रष्टाचार के कारण प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। इस डिफरेंस को कम करने के लिए ज़रूरी है कि हमको भ्रष्टाचार को रोकना होगा, तभी जाके ज़मीनी स्तर पे कुछ काम हो पाएगा। यहाँ पे कुछ शहरों की जो समस्या है वाटर क्राइसिस की, उसको यहाँ पे लिखा गया है, उसको आप देख सकते हैं। जैसे मुंबई, जयपुर, बठिंडा, लखनऊ, नागपुर और चेन्नई जैसे कई भारतीय शहर पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। भारत सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 21 प्रमुख शहरों में 2020 तक भूमि जल खत्म होने की आशंका थी, ठीक है। ये पुरानी रिपोर्ट है हालांकि, लेकिन इसी में आगे, इस रिपोर्ट में ही आगे बताया गया कि 2030 तक भारत के 40% शहरों में जल संकट की भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। यह आशंका जताई गई है। वाटर एड नामक एक संस्थान ने 2018 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में बताया कि निकट भविष्य में भारतीय शहरों के तेजी से विकास के कारण पानी की मांग बढ़ जाएगी, ठीक है। मुंबई ने बृहद मुंबई नगर निगम के द्वारा मुंबई में 2018 में 10% और 15% की पानी की कटौती की घोषणा की गई थी। और इसी तरह से जयपुर में भी 2018 में पानी की कटौती की गई। चेन्नई अपने निवासियों को हर दूसरे वैकल्पिक दिन में पानी प्रदान करता है, यानी कि वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम है कि वो डेली पानी की सप्लाई नहीं कर पाते हैं। बठिंडा और लखनऊ में जल संरक्षण की कोई स्थायी योजना नहीं है और वे पानी के वैकल्पिक स्रोत खोजने में असमर्थ हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ एडिशनल डेटा आपको प्रोवाइड किया है जिसको कि आप अपने वैल्यू एडिशन में रख के आंसर्स को एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। इस पर एक प्रश्न बन सकता है कि भारत में शहरी जल संकट की समस्या के प्रमुख कारण बताते हुए इसके समाधान सुझाएं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस प्रश्न का उत्तर अपने से फ्रेम करके एक बढ़िया सा 250 शब्दों में, सॉरी माफ़ कीजिएगा 200 शब्दों में एक उत्तर लिखें और उसको वहाँ पे पोस्ट करें, ठीक है। अगर आप सीरियसली हमसे जुड़े हैं तो इस बात का पालन करिए और अपने आंसर्स को हमारे दिए गए टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल पे अपलोड करें, ठीक है। अगर आप आंसर्स वहाँ पे अपलोड करेंगे तो हम उसके हिसाब से रिव्यू देंगे और आपके आंसर्स को अप्रिशिएट भी करेंगे। जैसा भी होगा उस हिसाब से हम उसको रिव्यू करेंगे और आगे सुझाव भी देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप नियमित आंसर राइटिंग करते रहें, ठीक है।
तो इसी प्रश्न से संबंधित मैंने कुछ डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप तो ये जानते हैं कि एक अनुमान के अनुसार भारत में कुल वैश्विक जल स्रोत का केवल 4% ही उपलब्ध है, और अब तो भारत विश्व का सबसे बड़ा देश भी बन चुका है। तो ये जल संकट की समस्या सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी है। यानी कि करीब हम पूरे विश्व का करीब 17% भारत में निवास करता है आबादी, और केवल 4% ही हमारे पास वाटर रिसोर्स है। ठीक है, इसलिए समस्या कितनी बड़ी है वाटर क्राइसिस की आप समझ सकते हैं। और ये जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत में 2030 तक या फिर आने वाले वर्षों में जल संकट काफ़ी ज़्यादा गहराने वाला है, तो उसकी सच्चाई भी आप देख सकते हैं इस आंकड़ों से। ठीक है, विश्व बैंक के कुछ आंकड़े हमारे पास। ठीक है, उनके अनुसार आप देख सकते हैं कि क्या क्या संकट की स्थिति है। जैसे 163 मिलियन भारतीयों को सुरक्षित पेयजल तक पहुँच नहीं है। ठीक है, 210 मिलियन बेहतर सैनिटेशन यानी कि स्वच्छ जल एवं सैनिटेशन से वो वंचित हैं। 21% जो संचारी रोग हैं, ध्यान देने वाली बात है, 21% संचारी रोग जो हैं वो वाटर बॉर्न होते हैं। ठीक है, यानी कि असुरक्षित जल से जुड़े होते हैं। भारत में हर दिन 5 साल से कम उम्र के 500 से अधिक बच्चे डायरिया से मरते हैं। ये बहुत ही बड़ी भयावह स्थिति है, और ये आप इसे अपने आंसर में भी इंक्लूड कर सकते हैं इन सब डेटास को। ठीक है, आधे से अधिक नदियाँ हमारे देश की प्रदूषित हैं। ठीक है, उनमें क्या क्या, जैसे कि खतरनाक और जैविक प्रदूषक उनमें हैं। ठीक है, आप जानते हैं गंगा में प्रदूषण का स्तर कितना ज़्यादा है, यमुना दिल्ली में तो एकदम नाला हो जाती है। ठीक है, साबरमती भी बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ठीक है, वहीं आप देख सकते हैं कि दामोदर नदी, वो उसको तो एक तरह से प्रदूषण का पूरा समझ लीजिए कि पूरी तरह से वो प्रदूषित है। और भी सारी नदियाँ हैं, केरल में भी कई नदियाँ हैं। हर क्षेत्र, हर राज्य में ऐसी नदियाँ भरी पड़ी हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाईली पॉल्यूटेड है, और उनके पॉल्यूशन से तमाम तरह की बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, और वो नदियाँ खुद ख़त्म हो रही हैं इन पॉल्यूशन के कारण। ठीक है, यही सारी बातें हैं इसमें कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। वर्षा जल पर निर्भरता अधिक है, भूमिगत जल का अधिक दोहन हो रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों से वाटर क्राइसिस हमारा बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हमारी सरकार, केंद्र सरकार लागू कर रही है, या उसमें काफ़ी काम किया जा रहा है, तो उसको भी आपको अपने आंसर्स में जगह देनी है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कुछ हैं, आप इनका भी जिक्र कर सकते हैं। जैसे जल जीवन मिशन है, जैसे 2018-19 में शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन है, 2014 में शुरू किया गया था। अटल भूजल योजना 2016 में शुरू की गई थी। ठीक है, सुजलाम पहल है। ठीक है, ये क्या है, ये ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। ग्रे वाटर आप समझते हैं, ग्रे वाटर मतलब कि जो हमारे वेस्ट वाटर होता है, जो घर का वेस्ट होता है या इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है वाटर, ठीक है, तो उसको हमको ट्रीट करना होता है। ठीक है, उसको हमको साफ़ करके उसका पुनर्प्रयोग सुनिश्चित करना होता है। तो उसके लिए हमारी सरकार ने एक इनिशिएटिव शुरू किया जिसका कि नाम है सुजलाम पहल। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको वेस्ट वाटर के मैनेजमेंट की बात की जाए तो सुजलाम पहल का जिक्र आप कर सकते हैं। ठीक है, अमृत सरोवर शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? ये जो भी हमारे जल स्रोत हैं, ठीक है, जैसे नदी, तालाब हो गया, आपकी झीलें हो गई, तो उनको पुनर्जीवित करने के लिए ये अमृत सरोवर प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है, और इसमें टारगेट था पहले साल में 50,000 बॉडीज़ को पुनर्जीवित करने का। ठीक है, उनको फिर से उनमें कंस्ट्रक्शन करके उनको सही से सुधारने का। तो इसमें से इसका टारगेट हालांकि उस साल पूरा हो गया था, लेकिन और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। नमामि गंगे आप जानते हैं, गंगा रिवर बेसिन बनाई गई थी, नमामि गंगे प्रोग्राम फिर स्टार्ट किया गया भारत में, ताकि गंगा को पुनर्जीवित किया जा सके, गंगा और इससे जुड़ी हुई नदियों को। ठीक है, तो ये सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जिनको कि आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर्स में। ठीक है, यानी कि हमको सिर्फ समस्याएं नहीं बतानी होती हैं, हमको ये भी बताना होता है कि सरकार क्या प्रयास कर रही है और क्या क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, आगे जैसा कि प्रश्न में कारण पूछा गया था, तो उन कारणों का हमने यहाँ पे विश्लेषण किया है। ठीक है, संक्षेप में लिखा हुआ है। पहला कारण तो है कि तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या एक प्रमुख कारण है वाटर क्राइसिस के लिए। दूसरा है कि सीमित जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन। ठीक है, यानी कि हम ज़्यादातर ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं और नदियों का जल भी यूज़ करते हैं, तो ग्राउंड वाटर का एक्सेस हम जो है दोहन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है जिससे कि जल संकट उभर के सामने आ रहा है। ठीक है, जल स्रोतों में जो प्रदूषण है, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे वाटर क्राइसिस की समस्या हमारे सामने आ रही है। जल का मिसमैनेजमेंट, वाटर का जल कुप्रबंधन जिसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, अनियंत्रित शहरीकरण। ठीक है, आप देखते हैं कि आपको अभी बताया कि करीब 1000% से ज़्यादा पिछले 5 दशकों में बेंगलोर में कंक्रीटाइजेशन हुआ है। ठीक है, और उससे हुआ क्या है कि वहाँ के करीब 79% जो वाटर बॉडीज़ थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या है और आप इसको अपने आंसर में भी जगह दे सकते हैं, समझने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अनियंत्रित शहरीकरण आपको बताया है। नदी बेसिनों तथा रिहायशी इलाकों में ग्रीन कवर का चरण, जो हमारे फॉरेस्ट थे, जो हमारे जगह जगह पे पेड़ पौधे थे, उनको समाप्त किया जा रहा है, वो काटे जा रहे हैं, क्योंकि उनको नए नए शहर बसाने होते हैं। ठीक है, रिहायशी इलाकों को और बढ़ाने के लिए ग्रीन कवर को ख़त्म किया जा रहा है। ग्रीन कवर खत्म होगा तो जानते हैं आप, फिर क्लाइमेट चेंज की जो समस्या और बढ़ के सामने आएगी। ठीक है, बेमौसम बारिश होना, सूखा होना, ठीक है, बाढ़ की समस्या होना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वनों के कटाव, वनों के उन्मूलन से रिलेटेड है। ठीक है, आगे है शहरी पारंपरिक जल स्रोतों का विलुप्त होना।
यहीं पे आपको हमने पहले बताया था कि 5 दशकों में बेंगलुरु में 79% जल निकाय जो है समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी समस्या, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। अब इसमें हमारे सॉल्यूशंस क्या होंगे? समाधान के स्तर पे आप देखेंगे तो प्राचीन जल निकायों को पुनर्जीवित करना, बात की गई थी कि किस तरह से लेक्स या फिर जो टैंक्स हैं, जो पॉन्ड्स हैं, ठीक है, उनको पुनर्जीवित किया जाना चाहिए, उनके बीच में इंटरकनेक्शन जो है वो डेवलप फिर से करना चाहिए। ठीक है, दूसरा समाधान क्या कहता है कि प्रदूषण को कम किया जाए। तीसरा क्या है, दूषित जल को ट्रीट किया जाए, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट आपको बताया ही, उससे रिलेटेड अभी हमने आपको एक प्रोग्राम के बारे में भी बताया। मैं चाहूँगा कि आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, जो हमने अभी ऊपर बताया था कि वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए केंद्र सरकार की कौन सी योजना है जो अभी हाल में चलाई जा रही है। ठीक है, तो जल दूषित जल को ट्रीट करना, फिर वर्षा जल का संचय। अभी पीछे ही हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि 70% जल की जो आवश्यकता है वो वर्षा जल से पूरी हो सकती है बेंगलुरु शहर की। ठीक है, इसी तरह से मोटे तौर पे सभी शहरों की, भारतीय शहरों की जो जल की समस्या है वो वर्षा जल से पूरी की जा सकती है। ठीक है, काफ़ी हद तक अगर आप उनको प्रॉपरली रूप टॉप हार्वेस्टिंग करेंगे। ठीक है, यानी कि रेन वाटर की हार्वेस्टिंग के द्वारा शहरी जल की समस्या को काफ़ी हद तक सुलझाया जा सकता है। तो ये भी एक उपाय के तौर पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, जल प्रबंधन के लिए विशेषज्ञों की मदद लिया जा सकता है। ठीक है, जल प्रबंधन के लिए विशेषज्ञों को की मदद ली जा सकती है, यानी कि जो वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी आपके स्पेशलिस्ट होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, उनकी हेल्प लेके एक प्रॉपर सिस्टम बना के, प्रॉपर चैनल बना के डिफरेंट वाटर बॉडीज़ के लिए डिफरेंट एक्सपर्ट्स रख के भी इसमें मदद ली जा सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि भ्रष्टाचार को समाप्त कर प्लानिंग तथा एग्जीक्यूशन के बीच, यानी क्रियान्वयन के बीच में जो गैप है उसको भरा जाना चाहिए। ठीक है, तब हमको काफ़ी इसमें मदद मिलेगी। और चूँकि हम बेंगलुरु की बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे हमने एक और पॉइंट जोड़ दिया है कि नदी जल विवादों का भी निपटारा। आपको पता होगा कि कावेरी जो नदी है उसके उस नदी के जल के बंटवारे को लेकर 4 राज्यों में विवाद है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी संघराज्य क्षेत्र। ठीक है, तो ऐसे नदी जल विवादों का भी निपटारा होना चाहिए ताकि सारे राज्यों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से पानी की आपूर्ति की जा सके। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा आर्टिकल और उसका ब्रीफ एनालिसिस। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमको प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा ताकि हम इससे रिलेटेड जो भी सुधार हो सके वो करें और आपको अद्यतन जितनी अच्छी से अच्छी जानकारी हो, ठीक है, वो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, बाकी मैं चाहूँगा कि जो मैंने आपको एक उत्तर दिया था लिखने के लिए, आप उसको लिखें और टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करें। भारत में शहरी जल संकट की समस्या के प्रमुख कारण बताते हुए इसके समाधान सुझाएं। तो आप इस पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ के जो भी हमने डेटा दिया है उसके हिसाब से डेटा निकाल के इसका आंसर दें, इसको लिखें। ठीक है, धन्यवाद।